Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 14th of March 2023. 14 मार्च 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा. आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. नाटू नाटू एंड द एलिफेंट विस्परर्स ब्रिंग होम 2 ऑस्कर. सो द फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड आप सभी को पता है कि ऑस्कर अवार्ड होता है और यहाँ पर हमें 2 ऑस्कर मिल चुके हैं. एक RRR का जो फिल्म था नॉन हिंदी जो सॉन्ग था नाटू नाटू उसको मिला ऑस्कर अवार्ड, और द एलिफेंट विस्परर जो कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑस्कर अवार्ड से. ओके, नाटू नाटू जिसको कंपोज किया गया MM कीरावानी के द्वारा और लिखा गया चंद्र बोस के द्वारा इज द 4th नॉन इंग्लिश सॉन्ग टू विन एन ऑस्कर इन द कैटेगरी. ठीक है, तो ये चौथा नॉन इंग्लिश सॉन्ग था जिसको ऑस्कर से सम्मानित किया गया और पहला सॉन्ग था फॉरेन लैंग्वेज का सिंस जय हो इन 2009 टू बैक द prize. Okay, so again it's very important. The Elephant Whisperer by Kartiki Gonsalves and Guneet Monga, which explored the bond between humans and abandoned elephant calves in Tamil Nadu Madumalai Tiger Reserve. It India's first win in the documentary short category. ठीक है, तो ये जो Elephant Whisperer है ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में इसको यहाँ पर ऑस्कर से सम्मानित किया गया. और इसमें इस जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें ये बताया गया कि जो एलिफेंट्स है जो अबेंडेंड एलिफेंट काल्व्स है और ह्यूमन के बीच में जो बॉन्ड है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया इन दिस डॉक्यूमेंट्री. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको इससे क्वेश्चन आने के लिए देखने को मिल सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को. केजरीवाल गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज सेज दिल्ली पावर मिनिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर मिनिस्टर अस्थिसी है इन्होंने कहा है मंडे के दिन दैट दिल्ली गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर सैंक्शन लोड. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्होंने ये जो रिपोर्ट आया था कि एक्चुअली जो पावर सब्सिडी है इट वुड बी गिवन ओनली टू द कंज्यूमर हुज कनेक्शंस वर विद इन द सैंक्शन लोड ऑफ 3 किलोवाट. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आई थी इसको यहाँ पर इन्होंने डिसमिस किया है और कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है इट रिमेन्स फॉर 24 आवर फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो हम 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की हमारी ये जो पॉलिसी है हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ये जो फेक रिपोर्ट है इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए. तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिल्ली में होती हुई दिखेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. आम आदमी पार्टी अभी इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, तो वहाँ पर कैंपेनिंग की बात चल रही है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. महाराष्ट्र CM अनाउंसेस कमिटी टू स्टडी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम. ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे जी इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू अनाउंस अ कमिटी. ठीक है, कमिटी वो बनाएंगे जो कि OPS के रिगार्डिंग स्टडी करेगा. ओके, एकनाथ शिंदे एंड हिज डिप्टी अर्ज एम्प्लॉयड नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक. ठीक है, तो लगभग 17 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने यहाँ पर धमकी दी है टू बाइकआउट वर्क फ्रॉम March 14 एंड डिमांडिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम. ठीक है, तो लगभग 17 लाख जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उन्होंने यहाँ पर धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर आप नहीं लाते हैं तो वो 14th of March से वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे. ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये अभी आपको यहाँ पर कमेटी बनती हुई दिखेगी इन द महाराष्ट्र जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग स्टडी करेगा. OPS विच वॉज डिसकंटिन्यूड बाय BJP लेड सेंटर इन 2004 हैज बिकम अ पॉलिटिकल बर्दियर्स for the BJP ever since the opposition parties promised it in run-up in the recent assembly elections in Gujarat and Himachal Pradesh. तो आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जा रहा है और इसी को आप देखते हुए यहाँ पर देखेंगे कि जो 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को जो डिसकंटिन्यू किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वापस से अब ये सुर्खियों में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, क्योंकि गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है, और भी अदर वेरियस जगह पे आप देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे झारखंड हो गया
यहाँ पर वापस लाने की बात की जा रही है, ठीक है। और कुछ जगह पे लाया भी गया है और कुछ जगह पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ आम आदमी पार्टी रूल पंजाब, ठीक है। उसके बाद झारखंड हो गया, जेएम कांग्रेस रूल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या किया गया है, यहाँ पर लाया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम को, और यहाँ पर जहाँ पर नहीं लाया गया वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 में 21 दिसंबर को यहाँ पर मिस्टर फडणवीस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कि एक आप सभी को पता है मिस्टर फडणवीस जी एक फाइनेंस जो पोर्टफोलियो है वो होल्ड करते हैं, एंड उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र विल नॉट गो बैक टू ओपीएस एज इट वुड पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द स्टेट लीडिंग टू इट्स बैंकरप्सी, ठीक है। तो महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि इसके जो सरकार है उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन चला जाएगा पैसों की, और इट में लेड टू द बैंकरप्सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि ओपीएस के रिगार्डिंग यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्होंने धमकी दिया है, उन्होंने थ्रेटन कहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर नहीं आते हैं तो वे विल गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो गए, तो इन्होंने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। महाराष्ट्र में यहाँ पर हो सकता है आपको ओपीएस आता हुआ दिखेगा, और आता हुआ दिखेगा तो आपको यहाँ पर हमें आपको उसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी आपको बता दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कंट्री रोड्स फॉर आरआरआर एज नाटू विंस एन ऑस्कर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसा कि यहाँ पर 2 हमें ऑस्कर मिल चुके हैं। आरआरआर का एक फेमस सॉन्ग है जो कि नॉन इंग्लिश, नाटू नाटू, उसको, और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है। सो इन दोनों का यहाँ पर ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ओके, ये आपको याद रखना है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडिटोरियल पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं कि आपकी डाटा, आपकी जो पर्सनल डाटा है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी, उसको यहाँ पर सिक्योर या फिर और सारी चीज़ों की प्रोवाइडेशन कराने की बात करता है, ठीक है। ऑथर ने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में ऐसे आर्टिकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे उससे आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज मेड अ ग्रेट स्ट्राइड्स इन इट्स डिजिटल स्ट्रैटेजीज एंड डाटा गवर्नेंस, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो इंडिया ने यहाँ पर ग्रेट स्ट्राइड्स यहाँ पर देखा है इन द फील्ड of digital strategies and data governance. India has embraced technologies and digitalization to drive economic growth to improve the lives of its citizens, ठीक है। तो हमारी जो सिटीजन्स की लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे वेरियस स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया ऑथर के द्वारा, however as the country continue to evolve it must also ensure that its digital strategies and data governance are inclusive, transparent, secure, conducive and sustainable development. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी डिजिटल जो स्ट्रैटेजीज और डाटा गवर्नेंस है वो यहाँ पर आपके इंक्लूसिव होने चाहिए, आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, ताकि लोग जो अपना पर्सनल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वहाँ पर हिचकिचाए नहीं, उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आज के डेट में आधार कार्ड दे दिया तो मेरी आधार कार्ड से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आप मेरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेरा बर्थ प्लेस, ठीक है, जहाँ मैं रहने वाला हूँ वहाँ का निवासी, ठीक है, मेरे बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें पता हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, आपका फ़ोन नंबर लिंक होता है, ठीक है। तो आपके आज के डेट में अगर डाटा को निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको मेंटेन करना, उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस इट एडवांसमेंट इन डिजिटल एरिया, ठीक है। तो अपनी जो एडवांसमेंट है डिजिटल एरिया में उसको शो करने के लिए यहाँ पर इंडिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इन G20 प्रेसिडेंसी, particularly in the field of data infrastructure or data governance. As the world become increasingly digital, the G20 has recognized the need for international cooperation and collaboration in addressing the challenges, opportunities and risk poses by rapid growth of data and digital technology, ठीक है। तो आप सभी को पता है, देखिए आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छी है तो कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज नई नई आती जा रही है, उससे चैलेंजेस हमें बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो ग्लोबली है, ग्लोबली कोऑपरेशन की जरूरत है, ये हमें यहाँ पर G20 में आपको देखते हुए मिलेंगे। ओके, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंक अकाउंट एंड इन द प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू द UPI एंड अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो बहुत सारे हमने ऐसे प्रोग्रेस यहाँ पर देखे हैं इन
इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रिलेटेड टू बैंक अकाउंट्स एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखे कि सिक्योरिटी ज़्यादातर आपके हाई ही होते हैं, ठीक है। तो आपकी जैसे मान लीजिए आज की डेट में स्कैम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके एटीएम से अगर आप मान लीजिए आपका एटीएम चोरी हो जाता है, उसको पिन पता है, तो विद इन कुछ सेकंड में आप नंबर को यहाँ पर फोन से आप नंबर लगाकर और आप एटीएम को ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। तो यह सारी चीजें आप यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। तो डीईपीए का और यहाँ पर उसके रिलेटेड कंसर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। डीईपीए क्या है? डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। एक कंसेंट मैनेजमेंट टूल है जो कि एक्चुअली जनरेट करता है बोथ एक्साइटमेंट एंड कंसर्न अमंग स्टेक होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए या तो एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है ये, और यहाँ पर एक टाइप का कंसर्न भी क्रिएट होता है स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो डीईपीए क्या है? डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। इसके पास पोटेंशियल है टू इंप्रूव द डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन को इंप्रूव करने के लिए इसके पास क्या है? पोटेंशियल है। And it has also the privacy for citizens by giving them greater control over the use and sharing of their personal information, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इसके पास प्राइवेसी भी है, और सिटीजन्स को ये प्राइवेसी भी देता है कि वो जो उनके जो डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, उनके ऊपर इनका क्या होता है? कंट्रोल होता है। बाय अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू इजिली मैनेज एंड कंट्रोल दियर डाटा कंसेंट, डीईपीए कुड हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डाटा गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीईपी है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है उसको यहाँ पर जीतना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज या फिर डाटा गवर्नेंस। हाउएवर देयर आर आल्सो रिस्क एसोसिएटेड विद डीईपीए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस मैनेजमेंट टूल को बनाया गया तो इसके अंदर कुछ लूप होल्स नहीं होंगे, इसके अंदर लूप होल्स ऑफकोर्स होंगे। तो यहाँ भी कुछ रिस्क है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के केस में डीईपीए में भी आपको लूप होल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इफ द कंसेंट मैनेजमेंट टूल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और implemented and managed, there is a risk that personal informations could be misused or misappropriated, ठीक है। अगर मान लीजिए कंसेंट मैनेजमेंट टूल काम नहीं कर रहा है, सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज आपको देखने को मिलेगा, मिसअप्रोप्रिएट आपको देखने को मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू रियलाइज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ डीईपीए एंड मिनिमाइज द रिस्क, इट इज इंपॉर्टेंट दैट टूल इज इंप्लीमेंटेड इज ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट एंड सिक्योर मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डीईपीए का अगर मान लीजिए जो बेनिफिट्स आपको लेने हैं और आपका जो रिस्क है, ताकि आपका जो डाटा शेयर कहीं ना हो पाए, ठीक है, लोगों को दूसरे लोगों को, अनजान लोगों को, अननोन पर्सन को आपका डाटा यहाँ पर ना मिल पाए, तो उस सारी चीज़ को, जो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या यहाँ पर होना चाहिए? एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, कंसिस्टेंट हो और सिक्योर मैनर में वो सारी चीजें कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है। सो दिस विल रिक्वायर क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं सारी चीजों का, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें क्या जरूरत होगी? मान लीजिए कि अगर हम एक मैनेजमेंट टूल बनाते हैं जिससे क्या होगा, लोगों का जो डाटा है वो यहाँ पर सिक्योर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिक्योर मैनर में यहाँ पर सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें क्या होगा? एक क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के बीच में, प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया ऑथर के द्वारा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन एनहांस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, particularly in rural and remote areas, while in agriculture they can empower farmers and enhance their income, ठीक है। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रिमोट एरियाज में हो, चाहे वो रूरल एरियाज में ही क्यों ना हो, एज वेल एज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसमें आप फार्मर्स की इनकम्स में भी आप यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है इसके थ्रू। ओके, हाउएवर देयर आर कंसर्न दैट रिलेट to the security and privacy on the other hand, on one hand, and the infrastructure and the connectivity and the availability of a skilled ह्यूमन वर्कफोर्स ऑन द अदर हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक तरफ यहाँ पर आपको कंसर्न आपको देखने को मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पर खतरा ही देखने को मिलेगा। मोर ओवर देयर आर ऑल्सो कंसर्न अराउंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन दिस सेक्टर्स, ठीक है। तो इस सेक्टर्स में आपको ज्यादातर देखने को क्या मिलता है? मिसयूज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसका यहाँ पर कंसर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द हेल्थ सेक्टर देयर इज अ रिस्क दैट
sensitive medical information could be misused and exploited for commercial purpose, while in agriculture there is a risk that market information could be manipulated for the benefits of certain actors। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर डाटा मैनिपुलेट होते हैं, कैसे यहाँ पर डाटा एक्सप्लॉइट होते हैं, मिसयूज किए जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन का सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर मिसयूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर द कमर्शियल पर्पज के लिए। और जबकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर जो मार्केट इंफॉर्मेशन है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन एक्टर्स। वो यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताया गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हम यूज कर हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ा तो सकते हैं, वहाँ पर साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंसर्न्स भी है। सिक्योरिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, प्राइवेसी नहीं है प्रॉपर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड हमारे पास जो स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो खामियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि डाटा सॉवर्जिनिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर मैं बता दूं कि जो डाटा सॉवर्जिनिटी है ये एक इंपॉर्टेंट इशू बन रहा है धीरे धीरे। और डाटा सॉवर्जिनिटी का फुल डेफिनेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ कंट्री हैज द राइट टू कंट्रोल द कलेक्शन, स्टोरेज एंड द यूज ऑफ डाटा विद इन इट्स बॉर्डर एंड ऑल्सो टू द इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन्स ओवर दियर डाटा। ठीक है, तो डाटा सॉवर्जिनिटी क्या होता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें कंट्री को ये राइट है कि जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, ठीक है, स्टोर किया है, और एक्चुअली उनको उस कंट्री को ये राइट देता है कि उस डाटा को वो कलेक्ट करे, कंट्रोल करे, स्टोरेज करे विद इन इट्स बॉर्डर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा। डाटा सॉवर्जिनिटी क्या होता है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें कंट्री को राइट दिया जाता है टू कंट्रोल द कलेक्शन, स्टोरेज एंड द यूज ऑफ डाटा विद इन इट्स बॉर्डर। ठीक है, इंडियाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन द कंट्री जर्नी टुवर्ड्स डाटा शेयरिंग एंड डाटा गवर्नेंस। ठीक है, तो इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है कौन सा, इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। ठीक है, तो इंडिया ने स्टैब्लिश किया था इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस। ये एक अच्छा स्टेप था इन द कंट्रीज जर्नी टुवर्ड्स द डाटा शेयरिंग एंड डाटा गवर्नेंस के फील्ड में। ये एक इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस एक अच्छा स्टेप था। एंड IDMO इज एक्सपेक्टेड टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल स्ट्रैटेजीज एंड डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट दीज एफर्ट्स आर अलाइंड with the country values and priorities. It will also work to promote development and implementation of open source solution। ठीक है, तो ये सारी चीजें पे ये काम करता है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, डाटा सॉवर्जिनिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंट्री को राइट देता है टू कंट्रोल द कलेक्शन, स्टोरेज एंड द यूज ऑफ डाटा विद इन इट्स बॉर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि इसके रिगार्डिंग एक मिडिल वे फाइंड करने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द शेयरिंग ऑफ sensitive personal or financial information may be harmful to individual or society as a whole. It may lead to discrimination, exclusion, unforeseen negative consequences। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल अपना सेंसिटिव पर्सनल हो या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर शेयर करता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी में, तो वो एक यहाँ पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में आपको यहाँ पर तब्दील होता हुआ दिखेगा। देयरफॉर इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू नेविगेट अ मिडिल वे बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव डाटा सॉवर्जिनिटी एंड लिमिटलेस डाटा फ्लो एंड डिफाइन व्हाट डाटा फॉर विच पर्पज कैन बी शेयर्ड एंड यूज्ड बाय होम। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिया को एक मिडिल वे फाइंड करने की जरूरत है बिटवीन द डाटा सॉवर्जिनिटी एंड लिमिटलेस डाटा। और जो आपका डाटा शेयर किया जा रहा है वो किसको शेयर किया जा रहा है और उस डाटा को शेयर करके किस चीज के लिए उस डाटा का यूज किया जाएगा, वो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इंडिया को करने की जरूरत है। इन डूइंग सो इंडिया मस्ट रिस्पेक्ट and protect the fundamental right to privacy with the robust data protection law and balance the interests of all stakeholders including government, businesses and the citizen for the goal of sustainable development। ठीक है, तो इन सारी चीजों को करते हुए इंडिया को यह भी ध्यान रखना है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर वायलेट ना हो, राइट टू प्राइवेसी वायलेट ना हो। ठीक है, सो ये सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कुछ हमें यहाँ पर एक मिडिल वे को ढूंढने की जरूरत है। हालांकि ऑथर ने यहाँ पर बताया नहीं है कि कौन सा मिडिल वे होगा। ठीक है, दिस रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पर ऑथर ने यही बताया है कि एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज को लेकर आने की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा एंड रेगुलेशंस को बनाने की जरूरत है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन नेसेसरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल टू इंश्योर द डाटा इज कलेक्टेड, स्टोर एंड यूज्ड अ रिस्पॉन्सिबल, सिक्योर एंड अकाउंटेबल मैनर। ओके, तो जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है,
उसका यहाँ पर सिक्योरेंस यहाँ पर गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया। कंक्लूजन में आपको इस एडिटोरियल में यही बोलूँगा कि जैसे कि मान लीजिए एक पर्सनल इंसान, मैं टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माइंड, अगर मैं किसी कंपनी में गया, किसी भी कंपनी में गया, अपना रिज्यूमे दिया, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, ठीक है, तो अब मेरा जो डाटा है उस कंपनी के पास चला गया। ठीक है, मेरा डाटा क्या हो गया, उस कंपनी के पास चला गया, तो मेरी क्या एश्योरेंस हुई कि मेरा डाटा उस कंपनी से लीक नहीं होगा? ये मेरी कोई एश्योरेंस तो नहीं है ना। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी के सर्वर यहाँ पर हाईजैक नहीं होंगे। हो सकता है कि उस आने वाले टाइम में कंपनी के ऊपर कुछ हुआ और जो सर्वर है हाईजैक हो गया और मेरा पर्सनल डाटा उन्होंने चुरा लिया। ठीक है, तो मेरी जो पर्सनल राइट टू प्राइवेसी है वो तो वायलेट होगी ना, पर्सनल जो फंडामेंटल राइट्स मेरे वो तो वायलेट हो गए। तो ये सारी चीज़ों आपको यहाँ पर ऑथर ने यही चीज़ें कहा है कि हमें एक मिडिल वे फाइंड करने की ज़रूरत है, और हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, और इसके रिगार्डिंग हम इस चीज़ों के ऊपर हम सारी चीज़ें G20 में बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकंड एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप सभी को यहाँ पर जरूरत नहीं है पढ़ने की। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। सिप्री रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि इंडिया अभी भी वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है in the field of arms. ठीक है, now again it's very important, despite of having 11% drop in import between 2013 to 17 and 2018 to 22. ठीक है, अगर आप 2018 से 22 के आंकड़े देखें तो उसमें आपको 11% का ड्रॉप देखने को मिलेगा इन द इंपोर्ट सेक्टर। हालांकि इतना गिरावट देखने के बाद भी इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर सिप्री रिपोर्ट में क्लेम किया गया। सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पर रिपोर्ट इन्होंने निकाला है और कहा है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स। ओके, और रशिया ने सबसे ज़्यादा सप्लाई की है आर्म्स की, ठीक है, टू इंडिया। आप देख सकते हैं रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर of arms to India from 2013 to 2022, but its share, the total import fell from 64% to 45%. ठीक है, फ्रांस यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है। आप देखेंगे कि जो 2013 में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर्म्स किससे खरीदते थे, आर्म्स का हम परचेज किससे करते थे, तो रशिया से 64% के आसपास हम खरीदते थे 2013-14 में। ठीक है, वो गिरकर यहाँ पर 45% पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत हैवी सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम रशिया से कुछ ज़्यादा चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रांस ने बीट किया है यूएसए को और बिकम द सेकेंड कंट्री जो कि यहाँ पर इंडिया को सप्लाई कर रहा है आर्म्स। ओके, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड कंट्री कौन है, यूएसए। ओके, तो एज पर लेटेस्ट सिप्री डाटा अमंग टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर फॉर द पीरियड 2018 to 22, इंडिया वॉज बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर मार्केट टू 3 कंट्री, रशिया, फ्रांस, इजराइल। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट टू साउथ कोरिया, एंड इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए तीसरा और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है किसके लिए, साउथ कोरिया के लिए। ठीक है, सो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंड विच वाज रैंक्ड 21 इन द लिस्ट ऑफ आर्म्स एक्सपोर्टर। ठीक है, तो इंडिया को रैंक किया गया कितना, 21। आर्म एक्सपोर्टर की जो लिस्ट है उसमें इंडिया को कितना रैंक किया गया है, 21। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका को यहाँ पर आर्म्स इंडिया प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया को यहाँ पर इंडिया आर्म्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए दिखेंगे। ओके, और यहाँ पर 3 बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, रशिया और फ्रांस और इजराइल। ओके, नाउ यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि जो शेयर है वो यहाँ पर कम हुआ है। रशिया अकाउंट फॉर 45% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, फॉलोड बाय फ्रांस 29% एंड यूएसए 11%। ओके, तो इंडिया ने यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे तो इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू म्यांमार आफ्टर रशिया। ठीक है, तो रशिया के बाद आप देखेंगे जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा किसको यहाँ पर म्यांमार को दिया है। उसके बाद यहाँ पर चाइना अकाउंट फॉर 14% ऑफ इट्स इंपोर्ट। ठीक है, तो चाइना में लगभग 14% के आसपास इंपोर्ट होता है। ओके, नाउ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम फ्रांस विच इंक्लूडेड 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड 4 सबमरीन्स इंक्रीज्ड बाय 489% बिटवीन 2013 to 2017, 2018 to 22। ठीक है, तो 2013 से 17 के अगर आंकड़े देखें तो 2018 से 22 में लगभग 489
% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, इंडिया ने लगभग 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स खरीदे हैं, किससे? फ्रांस से। और इससे आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, हालांकि हम अभी भी बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इंडिजीनियसली चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है ताकि हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहें। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 246 vulture spotted in synchronized सर्वे इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला ये सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है, ट्रायो सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें तीनों स्टेट मिलकर एक सर्वे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका मिलकर एक सिंक्रोनाइज सर्वे को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें वल्चर की स्पीसीज को स्पॉट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि कितनी वल्चर्स यहाँ पर हैं। ओके, तो 246 वल्चर्स को स्पॉट किया गया है दिस सिंक्रोनाइज सर्वे इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स के नाम हैं। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला का है। ठीक है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, तो इन सारे जो टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यहाँ से डाटा को कलेक्ट किया गया और यहाँ पर बताया गया कि लगभग 98 वल्चर्स यहाँ पर देखे गए MTR में। ठीक है, MTR क्या है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व में लगभग 98 वल्चर्स यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, 2 इन STR में आपको 2, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वहां पर 2 यहाँ पर वल्चर्स देखने को मिले। 52 इन WWS। ठीक है, WWS क्या है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको 52 वल्चर्स की यहाँ पर स्पीसीज आपको देखने को मिली है। एंड 73 इन BTR बंदीपुर टाइगर रिजर्व में आपको 73 यहाँ पर वल्चर्स देखने को मिले हैं। एंड 23 इन NTR नागरहोल टाइगर रिजर्व में आपको, जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पर 23 आपको वल्चर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वल्चर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स हो गए, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स हो गए, रेड हेडेड वल्चर्स हो गए, इजिप्टियन वल्चर्स हो गए, हिमालयन ग्रिफोन्स हो गए। ठीक है, सिनेरियस वल्चर्स हो गए। तो इसमें जो कैटेगरीज है ये मैं आपको बता दूं कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स की कितने हैं? 183, लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स 30 एंड रेड हेडेड वल्चर्स 28, इजिप्टियन वल्चर्स 3, हिमालयन ग्रिफोन्स 1, सिनेरियस वल्चर 1 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर किसमें? एक रिपोर्ट में पता लगाया गया, सिंक्रोनाइज सर्वे जो कि कंडक्ट कराया गया, किसके द्वारा? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के द्वारा कंडक्ट कराया गया 25 से 26 फरवरी के बीच में। तो उसमें ये सारी चीजें पता लगाई गई। ओके, सो 246 वल्चर यहाँ पर लाइक करते हैं, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। फरवरी मंथ का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इट रिमेन अनचेंज्ड एट 6.44%। सो अभी भी ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 6 से ऊपर है, ये आपको याद रखना है। फ्रूट सेल्स मिल्क प्रोडक्ट्स विटनेस एक्सलरेशन इन इन्फ्लेशन फ्रॉम जनवरी लेवल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स हैं, जो स्वीट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसमें अभी भी आपको इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन इसमें अभी भी हाई है फ्रॉम द जनवरी लेवल। प्राइस राइज फेस्ड बाय अर्बन कंज्यूमर्स इंच अप मंथ ऑन मंथ, डाटा फ्रॉम द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस सोर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन अभी भी आसमान छू रहा है, अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है। ओके, सो आपको यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।